हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे वेग के बारे में यानी वेलोसिटी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पर हम परिभाषा में लिखे हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण क्या है? तो त्वरण जो है वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे हम लोग वेग के बारे में पढ़े, वहां पर जाने थे कि वेग जो है वह क्या है। तो एक प्रकार की चाल है वेग। तो कैसी चाल है? तो अगर निश्चित दिशा में चाल हो, अगर चाल निश्चित दिशा में हो तो उसको हम लोग वेग कहते हैं। यानी चाल के साथ अगर दिशा आ जाती है तो उसी को हम लोग वेग बोलते हैं। तो अब है कि त्वरण का परिभाषा में कि वेग में परिवर्तन, यानी जब हम वेग में परिवर्तन करेंगे तो उस परिवर्तन की दर को ही क्या बोलेंगे? त्वरण कहेंगे। यानी चाल जो है, अगर चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर पर घंटा है, वह कुछ समय बाद हो गया 15 किलोमीटर पर घंटा। पहले 10 किलोमीटर था, अब हो गया 15 किलोमीटर। तो यहाँ चाल में वृद्धि हुई है 10 से 15, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा की दर से वृद्धि हुई है। तो यहाँ जो वृद्धि हुआ यानी इसमें परिवर्तन हुआ, यानी इसी परिवर्तन को जो है त्वरण कहा गया है। तो त्वरण की परिभाषा में ये याद रखना है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ देखिए इस परिभाषा से अब ये सूत्र आ जाएगा कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये सूत्र हो गया इसी परिभाषा से कि वेग में परिवर्तन बटे समय, ये हो गया त्वरण बराबर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब है कि त्वरण को अगर हम a माने, त्वरण को अगर हम a माने और वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन है तो निश्चित है कि दो तरह का वेग होगा, तभी तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। तो पहला वेग को हम लोग मानते हैं u, प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग को क्या माने? u माने हैं, और अंतिम वेग को क्या माने हैं? v माने हैं। तो जहां पर v होगा इसको हम लोग अंतिम वेग समझेंगे। ठीक है, और u को क्या माने हैं? प्रारंभिक वेग। तो अब यहां से देखिए, और t क्या है? t समय है, ये तो जानते ही हैं कि t क्या है? टाइम यानी समय। तो अब देखिए अगर हम इसको इसमें बैठाएंगे तो त्वरण यानी a बराबर हो गया v माइनस u, चूंकि वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसी को ना कहेंगे वेग में परिवर्तन। क्योंकि जब भी परिवर्तन निकालते हैं तो बड़ा में छोटा को घटाया जाता है, अंतर जब भी निकालते हैं। तो वही बात यहाँ है कि अंतिम वेग जो होगा वो ज्यादा होगा, हो सकता है कभी कम भी आए, पर यह सूत्र है कि v माइनस यू करना, यानी अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटाना होता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बराबर हो गया v माइनस यू अब बटे टी यानी समय। तो यहां से देखिए एक समीकरण आ जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ये समीकरण जो है, ये सूत्र जो है बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ये आगे बहुत यूज होने वाला है, इसको याद रखिएगा। तो ये समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। तो ये कैसे आया थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए a के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद इधर क्या है? v माइनस यू बाई टी, यही है ना। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कोना कोनी गुना, ऐसे a को t के साथ और v माइनस यू को 1 के साथ, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी। ये आया। अब देखिए माइनस यू है, इसको उठा के इधर लाना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? यहां से v बराबर हो गया u प्लस ए टी। चूंकि माइनस जो है उठ के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अपना साइन बदल लेगा। तो ये v बराबर आ गया u प्लस ए टी। तो ये जो सूत्र है ये कहां से आया? तो ये इसी से आया है, इसी से इसको निकाले हैं। तो यहां से हम u बराबर भी निकाल सकते हैं, u को इधर रखेंगे, v को उधर भेज देंगे। ठीक है,
तो ये है अदला बदली करके सूत्र निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया कि v बराबर u प्लस at होता है, इसको याद रखिएगा। अब है कि त्वरण है, तो त्वरण का एसआई मात्रक भी होगा। तो एसआई मात्रक निकालने का तरीका हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, जो सूत्र है उसी के सहायता से हम लोग मात्रक निकालते हैं। जैसे यहाँ क्या है, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन यानी वेग ही होगा। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग का एसआई मात्रक है। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे सूत्र में है समय, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रति सेकेंड हो गया, इसी को इस तरह से लिखते हैं मीटर बटा, ये एस भी नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह से पढ़ना है, समझ गए बात को। अब देखिए त्वरण के सूत्र में क्या सब है, वेग है और समय है। तो समय तो एक अदिश राशि है, इसके पास केवल परिमाण होता है, और वेग जो है यह कौन सी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग के पास दिशा और परिमाण दोनों होती है। तो यानी वेग के पास दिशा है, तो इसका मतलब हुआ त्वरण भी जो है इसके पास भी दिशा होगी। तो वेग जो है यह एक सदिश राशि है, इसीलिए त्वरण भी एक सदिश राशि होगी। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं, तथा यह एक सदिश राशि है, यानी त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। इससे पता चलता है कि त्वरण के पास अपनी दिशा होती है, समझ गए बात को। अब सवाल है कि अगर त्वरण के पास दिशा होती है तो त्वरण की दिशा किस ओर होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ वेग में परिवर्तन, सूत्र में क्या है, वेग में परिवर्तन। तो जो दिशा वेग में परिवर्तन की होगी वही दिशा त्वरण की होती है, समझिए बात को। वही बात यहाँ पर लिखे हैं, देखिए वेग में परिवर्तन की दिशा ही त्वरण की दिशा होती है। यानी जो वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन के बाद जो वेग की दिशा होगी उसी दिशा को हम लोग त्वरण की दिशा मानते हैं, समझ गए। वही बात यहाँ पर लिखे हैं दूसरा पॉइंट में कि वेग में परिवर्तन की दिशा ही त्वरण की दिशा होती है। अब है अगला पॉइंट, इसको समझिए। यदि वेग का परिमाण बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा, यानी वेग का परिमाण अगर बढ़ेगा तो त्वरण को हम लोग धनात्मक मानते हैं, यानी त्वरण का मान वहां पर धनात्मक आएगा। अगर वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण का जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, यानी ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे उसको। और ऋणात्मक त्वरण का एक और नाम होता है, उसको मंदन कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन भी कहा जाता है। तो अगर कहीं मंदन लिखा रहेगा तो समझना है ऋणात्मक त्वरण, समझ गए बात को। यही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि यदि वेग का परिमाण बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा, और यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, समझ गए बात को। ये था त्वरण। अब है एक समान त्वरण। अब क्या पढ़ना है, एक समान त्वरण। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एक समान चाल। तो एक समान चाल में क्या बताए थे, उसमें बताए थे कि अगर कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, समय अंतराल पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रही है कि नहीं। तो वही बात यहाँ है कि एक समान त्वरण, तो चूंकि त्वरण निर्भर करता है वेग पर, त्वरण निर्भर किस पर करता है, वेग पर। यहाँ देखिए वेग में परिवर्तन, तो यानी क्लियर है कि जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो तो उस त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण कहेंगे। यानी वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होना चाहिए तो एक समान कहेंगे। अगर बराबर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, असमान त्वरण बोलेंगे। बस इतना सा ही बात है। तो यहाँ पर भी
समय अंतराल को ध्यान में नहीं रखना है, यानी समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है, चाहे समय अंतराल छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन अगर हो रहा है तो त्वरण एक समान होगा, अगर नहीं हो रहा है तो त्वरण असमान होगा। ये समझ गए बात। अब है कि अगर वेग में ही परिवर्तन नहीं हो तो क्या होगा, तो अगर वेग एक समान हो यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस केस में त्वरण शून्य होगा, यानी त्वरण होगा ही नहीं, क्योंकि त्वरण का परिभाषा ही ऐसा है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो फिर त्वरण कहां होगा, त्वरण शून्य होगा। तो त्वरण शून्य कब होता है, जब वेग एक समान हो, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो। समझ गए बात को। तो यही त्वरण की कहानी थी। तो चलिए आज हम लोग समझे त्वरण के बारे में। अब हम लोग आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का वो सारा क्लियर हो गया है, और एक दो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है वो एक क्लास में कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आंकिक प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस क्लास को आप लोग समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अब आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।